बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। और स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया है। अभी जस्ट उसकी हमने 4 to 5 डेफिनेशंस को देखा है। सीक्वेंस की डेफिनेशन, रियल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इन्फिनिट सीक्वेंस, सीक्वेंस लिखने का पैटर्न कैसे है। हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सीक्वेंस ऑफ नंबर्स डील करेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारी टाइप्स की जो हैं वो सीक्वेंस हम इस एक्सरसाइज में हम बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो एक दो बातें और नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह 6.1 एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो वो क्या है कि मैं एक जर्नल सीक्वेंस का पैटर्न लिख के दे रहा हूँ आपको। दिस इज़ कॉल्ड जर्नल सीक्वेंस। जर्नल सीक्वेंस का मतलब है कि मैं नंबर्स जो हैं वो अब कोई पर्टिकुलर नहीं ले रहा, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट, इस तरह होगा कि जब भी आप कोई सीक्वेंस का पैटर्न है वो A1, A2, A3, A4, so on, AN and so on. This is called a journal pattern of a sequence. इसमें A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब है सेकंड टर्म, A3 का मतलब है थर्ड टर्म, A4 का मतलब है फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। AN का मतलब है nth टर्म या जर्नल टर्म। nth टर्म या जर्नल टर्म का मतलब होता है कि इफ़ वी हैव अ जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो फिर वो पूरी उस जर्नल टर्म से हम A1 भी बना सकते हैं, A2 भी बना सकते हैं, A3 भी बना सकते हैं, A4 भी बना सकते हैं। इफ़ वी अप्लाई n इज इक्वल टू 1, सो वी हैव A1, and if we apply n is equal to 2, then we have A2, and if we apply n is equal to 3, then we have A3, and similarly A4, A5। तो जर्नल टर्म इस बेस पे इसको का इज डिनोटेड बाय AN। n सबस्क्रिप्ट है, थोड़ा सा आपने A के नीचे वाली साइड पर लिखना है। तो ये कुछ नोटेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। अगर फाइनाइट होगी तो AN इज़ योर लास्ट टर्म, और अगर इन्फिनिट होगी तो फिर आगे भी सो ऑन कंटिन्यू होगा। तो ये एक जर्नल सीक्वेंस लिखने का पैटर्न है, और इसमें आपको पता होना चाहिए कि A1 का क्या मतलब है, A2 का क्या मतलब है, A3 का क्या मतलब है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम वो अपनी एक सीक्वेंस ले लें 1 3 5 7 so on. So here A1 is 1, A2 is 3, A3 is 5, A4 is 7। तो ये एक इन्फिनिट सीक्वेंस की मैंने एग्जांपल ले ली है, और उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, वो हम इस तरह अलग कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं इस पूरी सीक्वेंस को कोई नाम लिखना चाहूँ, सो A1, A2, A3, सो ऑन, AN, सो ऑन। तो इस पूरी सीक्वेंस को अगर मैं कोई नाम लिखना चाहूँ तो मैं AN लिख के उसके गिर्द मिडिल ब्रैकेट यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब है कि ये AN एक पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरी सीक्वेंस को अगर आपने किसी नोटेशन से रिप्रेजेंट करना है तो वो ये नोटेशन होगी। AN nth टर्म लिख के उसके साथ आप मिडिल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये आप किसी पूरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ये सारी आगे बात लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस सारे का मतलब कि आपने एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये आपको स्टूडेंट 189 पेज के ऊपर ये वाली बात भी मिल जाएगी, ये वाली बात भी मिल जाएगी। तो 6 चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है वो पेज की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पेज की ज़रा आप रीडिंग कर लें तो आपको एडवांटेज होगा। क्लियर हो गया जी। तो ये चीज़ें इसमें आपको पता होनी चाहिए। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट 190 पेज के ऊपर आप देखेंगे आपको वो फाइनाइट सीक्वेंस और इन्फिनिट सीक्वेंस की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, और साथ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि ये सीक्वेंस फाइनाइट है, ये इन्फिनिट है। जिसमें लास्ट टर्म शो हो रही है वो आपकी फाइनाइट सीक्वेंस हो गई, जिसमें लास्ट टर्म शो नहीं हो रही वो आपकी इन्फिनिट सीक्वेंस हो जाएगी। तो यहाँ तक आपने इसमें जस्ट चीज़ें को डिस्कस करना है। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट एरिया है। तो इन शॉर्ट मैं फिर एक दफ़ा बात रिपीट कर दूं कि 6 चैप्टर का स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली दफ़ा आप लोगों ने चीज़ें पढ़नी है। अभी कुछ ज़्यादा बातों को ज़हन में लाएं। सिर्फ वो चंद डेफिनेशन, सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस,
इन डेफिनेशंस को मेमोराइज करें और उसके बाद सीक्वेंस लिखने का पैटर्न, पहली टर्म कॉमा, दूसरी टर्म कॉमा, थर्ड टर्म कॉमा, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगी तो वो फाइनाइट बन जाएगी, नहीं होगी तो वो इन्फिनिट सीक्वेंस बन जाएगी। फिर आपको ये पता होगा कि फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a1, सेकेंड टर्म को स्मॉल a2, थर्ड टर्म को स्मॉल a3 एंड इफ़ वी हैव nth टर्म, अगर हमारे पास हमें an पता है तो हम n की वैल्यू 1 लगा दें तो a1 आ जाता है, n की वैल्यू 2 लगा दें तो a2 आ जाता है, n की वैल्यू 3 लगा दें तो a3 की वैल्यू मिल जाती है। तो ये पैटर्न है आपको किसी भी nth टर्म से a1, a2, a3, a4 वगैरह फाइंड करने के लिए हम ये तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं और एक्सरसाइज में हमें ये करेंगे। इसको फिर देख लें कि इफ़ वी हैव nth टर्म एंड वी नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो अप्लाइंग n इज इक्वल टू 1 तो a1 बन जाएगा। a1 का मतलब फर्स्ट टर्म है। n इज इक्वल टू 1 क्यों अप्लाई करना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसके डोमेन नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। सीक्वेंस की जो टर्म है वो पहली उसकी वो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट, इसको हम फर्स्ट टर्म ही पढ़ेंगे, जीरो टर्म या -1 टर्म तो नहीं कह सकते। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो अगर हमने टर्म सीक्वेंस की टर्म्स को काउंट करना है तो हम उसको 1 से ही काउंटिंग शुरू करते हैं। तो लिहाजा इसलिए n की वैल्यू 1 लगाने से फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 लगाने से सेकंड टर्म मिलेगी, 3 लगाने से थर्ड टर्म मिलेगी एंड सो ऑन। इसी तरह आप nth टर्म से पर्टिकुलर टर्म्स डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द n की वजह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। पूरी सीक्वेंस के लिए जो नोटेशन है वो हम an मिडल ब्रैकेट यूज़ करते हैं सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये आइडिया अगर आपको है तो हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह स्टार्ट कर सकते हैं और उनको तो 6.1 इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन MCQs लेवल की ये एक्सरसाइज है। प्रॉपर चैप्टर ये 6.2 से स्टार्ट होता है। तो 6.1 एक्सरसाइज इज जस्ट अ सिंपल बेसिक एक्सरसाइज जो कि MCQs और एक आधे शॉर्ट क्वेश्चन को ट्रीट करती है बोर्ड एग्जाम में। तो जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप इम्पोर्टेंट लिख लें, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा लेवल का ये क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की एक जर्नल टर्म दी हुई है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस हमें दी हुई है, हमने उससे उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक फाइंड करना है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये उन्होंने कोई सीक्वेंसेस का ना, हर सीक्वेंस का कोई फॉर्मूला जर्नल बना के दिया हुआ है। आपको सीक्वेंस नहीं लिख के दी हुई, पहली टर्म, दूसरी टर्म, उसकी nth टर्म दी हुई है। इफ वी know the nth term and then we can find particular terms by applying n is equal to 1, 2, 3 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टूडेंट 1 क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट से लेकर पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 10 सॉल्व करने का यही तरीका होगा जो मैं यहाँ 1-2 पार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनमें से मैं कोई 2 पार्ट कर देता हूँ, इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं, कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, गिवन दैट an इज इक्वल टू 2n-3। ये स्टूडेंट हमें nth टर्म गिवन है एंड वी वांट टू फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। तो ये an है, हमें a1 चाहिए, तो n की जगह 1 अप्लाई कर देंगे। सो पुट n इज इक्वल टू 1 in 1, सो a1 इज इक्वल टू 2-3 दैट इज -1, सो a1 इज इक्वल टू -1। फर्स्ट टर्म पता चल गई। फिर स्टूडेंट पुट n इज इक्वल टू 2 in 1, तो आप n की वैल्यू 2 लगा दें, तो a2 इज इक्वल टू 4-3, a2 is equal to 1, फिर put n is equal to 3 in 1, so a3 is equal to 6-3, so a3 is equal to 3, थर्ड टर्म आपके पास 3 आ जाएगी स्टूडेंट। फिर put n is equal to 4 in 1, so a4 is equal to 8-3, so a4 is equal to 5। तो देखें, so required first
4 terms are -1, 1, 3 एंड 5 फुल स्टॉप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है। 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 से लेकर 6 पार्ट तक nth एंड 10th पार्ट। nth टर्म इज गिवन, आपने पहले n की वैल्यू 1 लगानी है तो ये 1 आ जाएगा, फिर 2 लगा देंगे तो ये 2, फिर 3 लगा देंगे तो ये 3, फिर 4 लगा देंगे तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ आपने 1 2 3 4 लगाना है। उसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस मिल जाएंगी। तो nth टर्म हमेशा कोई जर्नल फार्मूला होगा, जबकि पर्टिकुलर टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर होंगी। ये बात ध्यान में रखनी है कि nth टर्म हमेशा कोई जर्नल फार्मूला होगा और उसमें वैल्यूज़ लगाने से हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जितनी भी टर्म्स चाहिए वो मिलेंगी, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर होंगी। इस एक्सरसाइज के अंदर ऐसे चलेगा। एक और पार्ट इसका देख लें, 1 का पार्ट 10, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख लें। nth टर्म इज गिवन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको 1 कहते हैं। तो आपको फर्स्ट 4 टर्म चाहिए तो n को 1 लगा दें, 1 माइनस 1 0, तो 0d विच मीन्स 1 ओवर a। सो फर्स्ट टर्म इज 1 ओवर a। फिर आप n की वैल्यू 2 लगा दें तो a2 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू डी। सो a2 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस d। स्टूडेंट ये इस तरह आ जाएगी आपके पास। फिर आप n की जगह 3 लगा दें तो a3 इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस 2d। So a plus 3t. Sorry, these are first 4 terms of this sequence. ये उसकी nth term थी in the form of general formula. फर्स्ट टर्म 1 ओवर a होगी, सेकेंड टर्म 1 ओवर a प्लस डी होगी, थर्ड टर्म 1 ओवर a प्लस 2d, थर्ड टर्म 1 ओवर a प्लस 3d। इस पैटर्न की, इस तरतीब की जो है वो एक हमारे पास जो नंबर्स की सीक्वेंस वो इस तरह के फॉर्म में होगी। क्लियर? इसको आप इस पैटर्न पे लिख लें। रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहले 1 ओवर a लिख लें, फिर सेकेंड टर्म लिख लें, फिर थर्ड टर्म लिख लें, फिर फोर्थ टर्म लिख लें। तो आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से 6 तक और फिर पार्ट 10, वो आपने बिल्कुल इसी पैटर्न से, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ योर होमवर्क, वो आपने इस पैटर्न पे करने हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? फिर 3 पार्ट इसके दरमियान में है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो, उनको हम देखते हैं। उतनी देर आप इसको एक दफ़ा ज़रा नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, पार्ट नंबर 7, 8 एंड पार्ट 9। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। सो पार्ट 7 सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें हमें इन तीनों पार्ट की सिमिलरिटी क्या है कि हमें फर्स्ट टर्म पहले ही बता दिया उन्होंने। सो फर्स्ट टर्म इज 2। इसी तरह आप 8 पार्ट में देखें फर्स्ट टर्म इज 1, 9th पार्ट में देखें फर्स्ट टर्म इज 1 ऑल्सो। और हमें एक जर्नल फार्मूला भी दिया है सीक्वेंस का, an-1 इज इक्वल टू n प्लस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और डिमांड हमारी वही है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी, वो तो हमें गिवन है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अब हम सेकंड टर्म्स पहले फाइंड करेंगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट टर्म a1 तो है हमारे पास, अब हमें a2 चाहिए। a2 के लिए हमें n2 लगाना पड़ता है, तो आपने करना है पुट n इज इक्वल टू 2 इन 2 इक्वेशन। जो जर्नल फार्मूला होगा हमेशा उसमें n की वैल्यूज लगाई जाएंगी। तो a2 माइनस, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। सो a1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। सो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 4।
अब ये सीक्वेंस एक ऐसे पैटर्न की हैं जिनमें प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म फाइंड करने में हेल्प करती है, तो ये इस पैटर्न की सीक्वेंसेस हैं। सो फर्स्ट टर्म अगर ना बताई जाती तो हम इस इक्वेशन में से A2 फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए फर्स्ट टर्म पहले बता दी गई है, वो आप यहाँ यूज़ कर लें। सो A2 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यहाँ मैंने A1 की वैल्यू यूज़ कर ली। सो A2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, A2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद आपने n की वैल्यू 3 लगा देनी है इन इक्वेशन नंबर 2। So A3 minus A2 is equal to 3 plus 2, A3 minus A2 is equal to 5। तो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से A3 उस वक्त तक नहीं फाइंड होगा जब तक आप A2 की वैल्यू नहीं यूज करेंगे, तो हर नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म की हेल्प से फाइंड हो रही है। इन तीनों पार्ट के अंदर ये पैटर्न रहेगा सॉल्व करने का। सो A3 माइनस A2 की वैल्यू यूज कर ली हमने यहाँ पे, इज इक्वल टू 5, A3 is equal to 5 plus 6, A3 is equal to 11। तो इस तरह थर्ड टर्म फाइंड हो गई। फिर नेक्स्ट पुट n is equal to 4 इन इक्वेशन नंबर 2। तो n की वैल्यू 4 आप 2 में लगा देंगे तो स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा A4 minus A3 is equal to 4 plus 2, A4 minus A3 is equal to 6, using value of A3 11, 6, so A4 is equal to 6 plus 11, so A4 is equal to 17। तो student required first 4 terms are 2, 6, 11, 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का स्टूडेंट। तो मैंने 7 पार्ट किया है, 8 और 9 सिमिलरली इस पैटर्न पे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म भी दी होगी और एक जर्नल पैटर्न दिया होगा। आपने n फर्स्ट टर्म तो हमें पता चल गई है, तो सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है, तो n की वैल्यू 2 लगानी है। n की वैल्यू 2 जर्नल फार्मूला में लगाएंगे, उससे एक इक्वेशन जनरेट होगी और उस इक्वेशन में प्रीवियस वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू लगा दी तो सेकंड टर्म आ गई, फिर n3 लगाएंगे जर्नल फार्मूला में, तो वहाँ से A3 की इक्वेशन बनेगी। उस A3 की इक्वेशन में A2 की वैल्यू यूज़ हो रही होगी, वो आप A2 की वैल्यू लगाएंगे, तो इस तरह A3 फाइंड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट A4 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसमें A3 की वैल्यू हेल्प करेगी। तो फर्स्ट 4 टर्म्स सिर्फ कहीं है, तो इसलिए वो आपकी 4 टर्म्स इस तरह फाइंड की जाएंगी। तो ये पैटर्न है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 करने का। तो 1 क्वेश्चन आपने एक कंप्लीट करना है 6.1 में, वेरी इजी। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव लेवल में आएगा, इससे ज़्यादा लॉन्ग पार्ट इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव हैं। और ये जो 3 पार्ट हैं 7, 8, 9, इनको आप इम्पोर्टेंट समझ लें, इनमें से आने के चांस होंगे। या एग्जाम्पल नंबर 2 है इनके अंदर एक, उसको भी आप एज ए होमवर्क लिख लें, वो भी आपने अटैम्प्ट करनी है। उसमें जनरल फार्मूला है और 4th टर्म दी हुई है, सॉल्व की हुई है। आप इस फॉर्म में ही सारी इक्वेशंस बना लेंगे। n2 लगाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, वैल्यू नहीं होगी उसको एज इट इज़ रहने देंगे। फिर n3 लगाएंगे इक्वेशन बनेगी, फिर n4 लगाएंगे इक्वेशन बनेगी। तो उसमें 4th टर्म दी होगी तो आप उससे पहले A3 निकालेंगे, फिर A3 से वापस A2, यानी उस क्वेश्चन में आपको बैकवर्ड वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी, वो जो एग्जाम्पल आपको दी हुई है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर, इसको होमवर्क में लिख लें। होमवर्क में लिख लें एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज 190। इसको वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। तो 6.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले 3 पार्ट और एक पार्ट नंबर 10 जो मैंने पहले बताया था वो, और ये एग्जाम्पल, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 और 3 क्वेश्चन जो हैं ये स्टूडेंट, इसमें आपको डिफरेंट सीक्वेंस दी हुई हैं। आपने उन सीक्वेंस का पैटर्न जज करना है कि आप इसमें फर्स्ट टर्म से सेकंड कैसे बनी, सेकंड से थर्ड टर्म कैसे बन गई,
और फिर जो वो टर्म को कह रहा है कि ये बताएं ये फाइनल टर्म क्या होगी, वो आपको उस पैटर्न को जज करके वो पैटर्न बनाना है। तो ये थोड़े से प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें हर सीक्वेंस तो किसी ख़ास पैटर्न पे बनी हुई है। आपको वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के, और उसके बाद आपने उसकी नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड करना होगा कि वो क्या है। तो इनमें मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटा सा, कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जो है उसमें गैप कितना आ रहा है। अगर तो कम नंबरों का गैप है तो इसका मतलब है कि वो मोस्टली एडिशन करने से नेक्स्ट टर्म्स बन रही हैं, कुछ एक ख़ास नंबर ऐड हो रहा है प्रीवियस में तो नेक्स्ट बन रही हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, यानी एक नंबर 2 है तो आगे एकदम 40 हो गया है, तो इसका मतलब है कि वहाँ प्रोडक्ट से टर्म्स बन रही है, यहाँ वहाँ टेबल जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं नॉर्मली। तो ये दो आइडियाज़ हैं जो यहाँ के काफ़ी हद तक यूज़ हो रहे होंगे। इसके अलावा भी कुछ ना कुछ आइडिया यूज़ हो रहा होगा, लेकिन ये 2 मेजर हैं जो ज़्यादा यूज़ हो रहे होंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ इसी एक्सरसाइज में 2 हैं। नेक्स्ट 6.2 से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस शुरू हो जाएगी जिसमें इस तरह का जो है वो कन्फ्यूजन नहीं आएगी कि एक पैटर्न अगर एक दफ़ा एक सीक्वेंस में मिल गया तो वो सारे क्वेश्चंस में वो पैटर्न फिक्स रहेगा, वो नेक्स्ट के लिए। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन आई हैं, इनमें आपको थोड़ा हर क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है सीक्वेंस इज 2, 6, 11, 17 सो ऑन A7। मतलब ये है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये एक सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म 2 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर 17 है, सो ऑन, इन्फिनिट सीक्वेंस है। वो कह रहा है इसकी 7th टर्म क्या होगी। 1, 2, 3, 4 टर्म्स हमें पता है, हमने 7th टर्म बताना है कि क्या होगी, गेस करके कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न आगे एक्सटेंड करेंगे और 7 टर्म तक वो लेके जाएंगे। तो अब मैंने आपको क्या आइडिया बताया कि अगर तो देखिए 2 के बाद 6 के बाद 11, कम गैप है, डिफरेंस कम है, 4, 5, 6 नंबरों का डिफरेंस है। अगर तो ऐसा आपको ऐसी कोई सीक्वेंस मिले तो उसमें एडिशन का आइडिया सोचेंगे, इसमें हम कोई टर्म ऐड करके नेक्स्ट टर्म हासिल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हियर फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म जो है वो 6, तो उसका क्या तरीका है। एक वे है कि 2 × 3 6 होता है, दूसरा 2 + 4 भी 6 होता है। अब मैंने आपको नेक्स्ट टर्म तो 6 आ गई है, प्रोडक्ट करने से भी आ रही है, ऐड करने से भी आ रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि क्योंकि नेक्स्ट टर्म्स में गैप कम है, तो गैप कम होगा तो इसका मतलब है कि एडिशन को फोकस करना है आपने। तो इसलिए प्रोडक्ट वाला आइडिया तो हमने कैंसिल कर दिया, हमने ये एडिशन वाला आइडिया यूज़ किया। सो 2 ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म कैसे आ रही है, 2 + 4 करने से, दैट इज 6। थर्ड टर्म कैसे आ रही है कि ये जो प्रीवियस टर्म 6 है इसमें +5 करने से सेकंड टर्म आ रही है 11। फिर फोर्थ टर्म कैसे आ रही है, प्रीवियस टर्म प्लस पहले 5 ऐड हुआ था, अब 6 ऐड कर दिया 17। यानी ये पैटर्न बन रहा है इस सीक्वेंस के अंदर कि फर्स्ट टर्म इज़ 2, फर्स्ट टर्म के अंदर 4 ऐड किया तो 6 बन गया, फिर हमने 6 से स्टार्ट कर देना है थर्ड टर्म में और उसमें 4 से एक वैल्यू बढ़ा देनी है, 5 ऐड किया तो 11 बन गया। और इसकी वेरिफिकेशन हमारी इस सीक्वेंस की टर्म से भी हो रही है, थर्ड टर्म 11 ही है। फिर 11 हमने फोर्थ टर्म लिखी और उसमें पहले 5 ऐड प्रीवियस टर्म में किया था, अब 1 बढ़ा देना है, अब 6 ऐड किया है तो 17 बन रही है। इसी तरह हम अब फिफ्थ टर्म कैसे बनती होगी कि 17 लिखेंगे, पहले 6 ऐड हुआ था अब 7 ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिफ्थ टर्म इसकी 24 होगी। फिर इसी तरह 6 टर्म पे जाना है, प्रीवियस टर्म लिखेंगे, पहले 7 ऐड हुआ था अब 1 और बढ़ा दें, 8 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास 32 आ जाएगा। 24 में 6 ऐड हो जाएंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा और 2 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 टर्म 32 है। फिर आपने 7 टर्म पे आना है, 7 टर्म में आप 32 लिखेंगे और +9 लिखेंगे, पहले 8 ऐड हुआ था अब 9, तो दिस इज योर 41। तो 7th टर्म इज़ 41, ये हमारा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हैं बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन, शॉर्ट हैं, MCQs भी होंगे ये, लेकिन सिर्फ ये पैटर्न को थोड़ा सा गेस करना है आपने कि कैसा पैटर्न है। और वो मैं आपको ये बात फिर बता दूं कि अगर टर्म्स में गैप कम है, क्योंकि सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म तक दी होंगी आपको, अगर गैप कम है तो इसका मतलब है कि एडिशन को फोकस करें, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा होगा। और अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्ट को फोकस करेंगे आप। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?
इसी तरह स्टूडेंट ये आप मसलन सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 3 12 60 सो ऑन A6, ये हमें गिवन है सीक्वेंस। 6 टर्म बतानी है। अब आप देखें 1 के बाद 3 के बाद 12 के बाद एकदम 60, इसका मतलब है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है टर्म्स में, तो यहाँ प्रोडक्ट को फोकस करेंगे आप। यहाँ आप किसको फोकस करें? प्रोडक्ट को। मसलन फर्स्ट टर्म इज़ 1 है, सेकेंड टर्म कैसे हासिल की हुई है जी? देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दैट इज़ 3। फिर थर्ड टर्म कैसे है? प्रीवियसली की 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 12, यानी ये 3 का टेबल समझ लें आप, 12 आ जाएगा। अब फिर 12 लिखें, 12 मल्टीप्लाई पहले 3 मल्टीप्लाई हुआ तो फर्स्ट सेकंड टर्म आ गई, फिर 3 से एक वैल्यू बढ़ा के उस प्रीवियस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 से एक वैल्यू तो 12 आ गया। अब 4 से एक वैल्यू बढ़ा दें 5, प्रीवियस नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिफ्थ टर्म में हम आपने 60 लेना है और 5 से एक वैल्यू बढ़ा देनी है 6, तो ये आपके पास 120 आ गया। हमें 6 टर्म तक जाना था। A6 इज प्रीवियस टर्म में आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 0 7 हो जाएगा, 7 2 14 और 7 1 7 और इसको मल्टीप्लाई कर लें सो 840 ये बन रहा है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास स्टूडेंट 6 टर्म आ जाएगी इसकी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 अगर आप देखें तो वो गिवन सीक्वेंस क्या है? 1 3/2 5/4 7/8 सो ऑन A7। तो हमें ये बताना है कि इस सीक्वेंस की 7th टर्म क्या होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो देखें अब इसमें फ्रैक्शन एक तो इन्वॉल्व है, टर्म्स फ्रैक्शन के अंदर हैं तो इट्स ओके। इस तरह की भी सीक्वेंस हो सकती है। पैटर्न वही है, फर्स्ट टर्म फिर कॉमा, सेकंड टर्म कॉमा, थर्ड टर्म कॉमा, फोर्थ टर्म कॉमा एंड सो ऑन। 7th टर्म पे हमें जाना है। अब आप गौर करें, न्यूमरेटर तो इट्स वेरी क्लियर 3 5 7, इससे क्या पता चल रहा है कि ये तो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर तो आ रहे हैं ऑड नंबर्स। डिनोमिनेटर को देखें 2 4 8, 4 के बाद 6 नहीं आया। अगर 6 आ जाता तो फिर हम समझ लेते कि ये इवन नंबर्स हैं, लेकिन गैप आ गया। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 नहीं आया, 8 आ गया। इसका मतलब मल्टीपल्स हो रहे हैं। 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, अब 8 को 2, यानी हर डिनोमिनेटर का नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट आ रहा है। तो आपने इसी तरह ये पैटर्न लिखना है कि हेयर फर्स्ट टर्म इज़ 1 है, सेकेंड टर्म कैसे आ गई है? 1 मल्टीप्लाई 3/2 यानी 3/2 आ गई। अब थर्ड टर्म क्या होगी स्टूडेंट? 3 के बाद ऑड नंबर क्या है? 3 के बाद ऑड नंबर है 5, यहाँ 5 आएगा और ये जो प्रीवियस है 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 5/4 आ गया। तो नेक्स्ट 5/4 है। फिर फोर्थ टर्म क्या आ रही है? 5 से नेक्स्ट ऑड क्या है? 7, और इधर 4 को 2 से मल्टीप्लाई तो 7/8, 7/8 आ गया। फिफ्थ टर्म क्या है? 7 से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? 9, और नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 सो 9/16। ये स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट टर्म इसके बाद होगी फिफ्थ। सिक्स टर्म पे आपने जाना है तो 9 से नेक्स्ट ऑड क्या है? 11, और नीचे कैसे टर्म आ रही है? 16 को 2 से मल्टीप्लाई सो 11/32, ये हमारी नेक्स्ट टर्म होगी। 7 टर्म में जाना है, 11 से नेक्स्ट ऑड क्या है? 13, और नीचे कैसे हासिल करना है? प्रीवियस टर्म मल्टीप्लाई बाय 2, यानी डिनोमिनेटर में प्रीवियस टर्म का जो डिनोमिनेटर है उसको हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म ले रहे हैं। सो दिस इज 13/64, सो A7 इज 13/64, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स जो हैं वो आप इसी पैटर्न पे बिल्कुल डील करेंगे।
इसी तरह वो आपका होमवर्क है स्टूडेंट, एक 1 क्वेश्चन के रेस्ट ऑफ द पार्ट आप होमवर्क में ट्रीट करें। यही 3 पार्ट आप इंपॉर्टेंट समझ लेंगे जो मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे करवा दिए हैं, जस्ट फॉर शॉर्ट एंड एज वेल एज MCQs। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का भी एक पार्ट देख लें, वो भी इसी तरह ही ट्रीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट पार्ट, 7, 9, 12, 16 सो ऑन, ये हमें सीक्वेंस दी गई है। हमने नेक्स्ट 2 टर्म्स बतानी है। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म इज 7। अब देखें गैप कम है, 7, 9, 12, 16, इसका मतलब एडिशन का आइडिया ले लें। सेकेंड टर्म कैसे आ रही है, प्रीवियस टर्म प्लस 2 मीन्स 9। थर्ड टर्म प्रीवियस टर्म प्लस 3, 2 में से एक बढ़ा के, दैट इज 12। फोर्थ टर्म कैसे आ रही है, प्रीवियस टर्म प्लस 4 एंड दैट इज 16। तो ये इससे वेरीफाई भी हो रहा है कि वाकई नेक्स्ट टर्म भी ये है। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है, इसका मतलब फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, 16 प्लस 5 दैट इज 21। और सिक्स टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस प्लस 6 एंड दैट इज 27। तो ये हमारे 2 आंसर होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन हैं, ये आप अटैम्प्ट कीजिएगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट बिल्कुल इसी तरह है, सिंपल है, यूनिक नोट से हेल्प ले लें और आपने ये एक्सरसाइज करनी है। मैं ज़्यादा टाइम इस पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें से कभी कभी एक आधा शॉर्ट या एक आधा ऑब्जेक्टिव आता है। आइडिया मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में से कुछ पार्ट आ सकते हैं और 2, 3 में से भी कोई एक आधा शॉर्ट या एक आधा ऑब्जेक्टिव, बस इससे ज़्यादा का उसमें से नहीं आएगा। इसको एक दफ़ा नोट कर लें और फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इससे जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है पेज 192 पे, पेज 192, दैट इज AP। ये मैंने शॉर्ट अब्रिविएशन लिखा है, मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सीक्वेंस इज आल्सो नेम्ड एज प्रोग्रेशन। तो यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही बात हो रही है। अब ये एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस, इससे पीछे भी आपने एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 किया है वो भी कोई सीक्वेंसेस हैं। एक डेफिनेट ऑर्डर से वो रेंज हो रही हैं, कभी वो एक फिक्स नंबर ऐड करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहे हैं, प्रीवियस नंबर में कभी ऐड करने से मिल रहे हैं, कभी मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट नंबर मिल रहे हैं। तो यही सीक्वेंस का पैटर्न है। लेकिन हम उन सीक्वेंस को क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं या नहीं कह सकते? अरिथमेटिक सीक्वेंस की एक ख़ास क्वालिटी है। तो हम स्टूडेंट, हमारे जो बेसिकली 6 चैप्टर के अंदर मेन 3 आर्टिकल हैं, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, एक हार्मोनिक सीक्वेंस। इन 3 टॉपिक्स को हमने इस पूरे 6 चैप्टर में कवर करना है। तो हमने अभी पहले फेज़ में ये चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह की होती है, उनकी क्या पहचान है, उनकी nth टर्म कैसी होती है, क्या उनका जर्नल फार्मूला है। अगर हमें उसकी 1-2 टर्म्स पता चल जाएं तो क्या हम नेक्स्ट वाली टर्म डायरेक्ट पता कर सकते हैं? देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था 6.1 के लास्ट में कि अगर हमें 7 टर्म चाहिए थी तो हमने सारी टर्म्स में से हमें पास होना पड़ा। हमें फर्स्ट टर्म भी देखी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं डायरेक्ट फाइंड करनी पड़ी। लेकिन ये ऐसी सीक्वेंसेस होंगी कि जिनमें अगर आपको फर्स्ट 2-3 टर्म्स पता चल जाएं तो आप डायरेक्ट 100 टर्म भी फाइंड कर सकते हैं कि 100th नंबर पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ कौन सी टर्म पड़ी होगी, तो डायरेक्ट हम जंप कर सकते हैं। तो ये इजी है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो हमने 6.1 का किया है कि उनमें आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है। इनमें एक दफ़ा फिक्स फार्मूलाज हैं जो आपको खुद ब खुद उस टर्म पर पहुँचा देंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसकी nth टर्म एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 6.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1, 3, 5, 7 सो ऑन। आपसे कहा जाता है कि एक ये सीक्वेंस है,
दूसरी, जैसा कि अभी वो आप प्रीवियस क्वेश्चन की एक सीक्वेंस ले लें, 6.1 एक्सरसाइज की एक सीक्वेंस ले लें, जैसे 2, 6, 11, 17 सो ऑन। आपसे कहा जाता है कि बताएं इनमें से कौन सी अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैपिटल A फॉर अरिथमेटिक, डॉट P फॉर प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इसको हम पढ़ेंगे इन शॉर्ट, या फिर इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन कुछ भी कह सकते हैं। अब ये एक सीक्वेंस है और एक सीक्वेंस ये है, हमें बताना है कि इन दोनों में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी वाली है। तो तरीका स्टूडेंट क्या होगा कि आपने नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से माइनस करना है। 3 - 1 आंसर इज 2। फिर उससे नेक्स्ट को उससे प्रीवियस में से माइनस करना है, 5 - 3 एंड दैट इज 2। फिर उससे नेक्स्ट को उससे प्रीवियस में से माइनस करना है, 7 - 5 दैट इज 2 एंड सो ऑन। अगर इसी तरह नेक्स्ट टर्म्स के अंदर भी डिफरेंस लेने से आंसर इज सेम आंसर आ जाए, सेम नंबर आंसर आ जाए, 3 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 3 - 1 2, फिर 5 - 3 2, 7 - 5 2। अगर ऐसा पैटर्न आपको किसी सीक्वेंस में मिल जाता है कि आप उनका डिफरेंस ले रहे हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और आपको सब डिफरेंस में आंसर सेम मिल जाए, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो वो सीक्वेंस एक अरिथमेटिक सीक्वेंस की एग्जाम्पल होगी। देखते हैं, तो दिस इज एन AP, सो दिस सीक्वेंस इज एन AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप इसको लिख सकते हैं इन AP कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि वो डेफिनेशन जो इसकी है उसको फॉलो कर रही है कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। इसी तरह इसमें देखते हैं, 6 - 2 दैट इज 4, 11 - 6 दैट इज 5। तो यहाँ ही क्लियर हो गया कि आपने जब 6 - 2 किया है तो 4 आ रहा है, 11 - 6 किया तो 5 आ रहा है, तो ये नॉट इक्वल, सो 4 इज नॉट इक्वल टू 5। दिस मीन्स कि दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस तो ये कोई है, बट ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगी। अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपको डिफरेंस सेम मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, बुक के ऊपर आप नोट कर लें, पेज नंबर 192 पे स्टूडेंट, 192 पेज, डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें। अ सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ, ये बड़ी अहम बात मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। यहाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के अंदर पेज 192 पे ये लिखी हुई है, वहाँ से आप इसको देखेंगे कि अ सीक्वेंस को हमने पढ़ा है कि इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सीक्वेंस है, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस या AP कब कहेंगे? अगर an - an - 1 इज द सेम नंबर। और ये an - an - 1 क्या है? ये टर्म्स का डिफरेंस की बात ही हो रही है। जर्नल पैटर्न में अब आप ये लिखेंगे। जर्नल पैटर्न कैसे है कि आपको ये बताया गया है कि जर्नल सीक्वेंस हम इस तरह लिखते हैं, an - 1 और an, यानी अगर मैं nth टर्म लिखूंगा तो उससे प्रीवियस टर्म जो होगी वो n - 1 ही होगी, उससे पीछे वाली टर्म। तो जर्नली हमने डिफरेंस कैसे लेना होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो an - an - 1 इज द सेम नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n ग्रेटर देन 1। तो जाहिर बात है कि n की वैल्यूज हम 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं, तो वो नेचुरल नंबर्स ही हैं। और इस एक्सप्रेशन के लिए हमें दो टर्म्स कम से कम चाहिए, दो टर्म्स चाहिए। तो इसलिए n की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगी। अगर सिर्फ 1 होगा तो वो एक ही टर्म होगी, और डिफरेंस के लिए कम से कम दो टर्म्स चाहिए होती हैं। तो इसलिए an - an - 1 इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1 से ग्रेटर का मतलब है कि कम से कम दो टर्म्स होनी चाहिए, और टर्म्स नेचुरल नंबर से ही ली जाएंगी। तो आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेम नंबर मिल गया तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो अंडरलाइन कर लें ये डेफिनेशन। यहाँ n ग्रेटर देन 1 जहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक ये डेफिनेशन है। अ सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन if an - an - 1 is the same number for all n belongs to natural number and n greater than 1 full stop।
यहाँ तक डेफिनेशन होगी। अच्छा, फिर जब डिफाइन कर देते हैं हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को, तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसको हम चेक करते हैं, इसको स्टूडेंट हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसको डी से अब हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो an माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिफरेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल एंड n ग्रेटर देन 1। स्टूडेंट ये हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है कि जब हम दो टर्म्स कॉन्सेक्यूटिव को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेम नंबर आंसर आता है उस आंसर को हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे, और उसके लिए जो नोटेशन है वो स्मॉल डी है। स्मॉल डी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा वो डी कहलाएगा, और वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सब्ट्रैक्ट करने से सेम ही आना चाहिए। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। आगे उसने क्लियर कर दिया है, द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल डी, फुल स्टॉप। स्टूडेंट यहाँ तक आप आज के लेक्चर में इसको प्रिपेयर कर लें। आप ये समझ लें कि 6 चैप्टर 6.2 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6.2 एक्सरसाइज जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करनी है, उसके लिए अभी मैंने सिर्फ 2 बातें बताई हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान, कि उनमें हम कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लें तो वो सेम आना चाहिए, पूरी सीक्वेंस के अंदर ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है किसी सीक्वेंस में तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। एक भी टर्म का डिफरेंस सेम ना मिला तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्लियर? तो ये उसकी डेफिनेशन होगी कि डिफरेंस सेम आना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस, तो वो अरिथमेटिक है। जब जो डिफरेंस निकाला जाता है उसको कॉमन डिफरेंस कहेंगे, उसको स्मॉल डी से जाहिर किया जाएगा। ये 2 बातें आपने अभी 6.2 स्टार्ट करने से पहले जहन में रखनी है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है। उनका डिफरेंस लें, आंसर सेम आने चाहिए कॉन्सेक्यूटिव, तमाम कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंसेस के, और फिर वो जो आंसर आएंगे उनको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस इसलिए कि पूरी सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस सेम ही आ रहा है, कॉमन ही आ रहा है। जैसे इसमें 2 आ रहा था पहली 2 टर्म के डिफरेंस का, फिर दूसरी नेक्स्ट 2 का डिफरेंस भी 2 ही आ रहा था, नेक्स्ट का भी डिफरेंस 2 ही आ रहा था, तो सबका डिफरेंस कॉमन ही आ रहा है। तो इस वजह से इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम इसकी जर्नल फार्मूला, इसकी जर्नल सीक्वेंस और फिर 6.2 एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।